आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियाँ, है ना। इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रजनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आती है यदि लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है या उनमें अगर योग्यता नहीं होती है प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में तो कौन कौन सी समस्याएं आती है ना। हम लोग इसको पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या क्या कार्यनीतियाँ होती हैं, है ना, कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या कानून बनाया गया है। तो भारतवर्ष विश्व का ऐसा प्रथम राष्ट्र है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ना। तो भारत में ये कार्य योजना और कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले 1951 में, है ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब? 1951 में, है ना, फैमिली प्लानिंग। तो इसमें क्या था, और जब ये परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसका समय समय पर क्या किया जा रहा था, मूल्यांकन भी किया जाता था कि जो योजना चलाई जा रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है करके, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य थे। तो पहला है इसमें कि जागरूकता संबंधित उपाय, कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए करके। तो इसमें था कि सरकारी संगठन श्रव्य या दृश्य, है ना, दोनों, मतलब जैसे कि अगर रेडियो के माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं, दृश्य में क्या होता है, या टीवी के द्वारा, है ना, तो उसमें क्या था, मुद्रित सामग्री की सहायता से, है ना, कि कुछ भी विज्ञापन, है ना, जैसे रेडियो में जो एडवर्टाइज देता है, टीवी में हम लोग कई प्रकार के एडवर्टाइज देखते हैं, तो उसके माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के मध्य प्रजनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, है ना। जो एडवर्टाइज हम देखते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूकता संबंधित उपाय ही है। दूसरा कार्यनीति क्या था, बड़ों की भूमिका, जैसे कि जो बड़े होते हैं, जैसे घर में कौन होता है, माता पिता होते हैं, स्कूलों में कौन होता है, शिक्षक होते हैं, या हमसे जो बड़े हैं मित्रगण, है ना, वो सब क्या करते हैं, हमको प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ भी देती हैं, है ना। तो वो क्या होती है, बड़ों की भूमिका। यौन शिक्षा, कि स्कूलों में क्या करना चाहिए कि यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, है ना, वहीं से क्या होती है, इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है, ताकि युवाओं को यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सही जानकारी मिलने के साथ साथ इसके बारे में फैली जो भ्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि कई प्रकार के जो लोग हैं वो प्रजनन स्वास्थ्य को क्या करते हैं, कुछ गलत, उनकी जो अवधारणाएँ होती हैं उनको गलत नज़र से देखते हैं। तो यदि अगर विद्यालयों में भी यौन शिक्षा अगर प्रारंभ हो जाएगी तो इससे क्या होता है कि जो लोगों की जो गलत अवधारणा होती है ना, उनसे क्या होगा, उनको छुटकारा मिल पाएगा। तो यौन शिक्षा भी क्या होती है, प्रजनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियाँ है। फिर है परिवार नियोजन संबंधित जानकारी, कि आजकल जो मितानिन है ना, और जो भी जैसे कि अभी मतलब जैसे कि अगर जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये सब क्या होती है कि परिवार नियोजन संबंधित जानकारियाँ हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कि परिवार नियोजन सोच समझ कर करें, है ना। यदि उनके पास यदि शक्ति नहीं है फैमिली बढ़ाने की तो उनको बच्चा नहीं लेना चाहिए। जब वो पूरी तरीक़ा से तैयार हैं तभी उनको क्या करना चाहिए, अपने आगे का फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों को क्या करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। उसके बाद है अनियंत्रित जनसंख्या, कि जो जनसंख्या जितने लगातार जो वृद्धि हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या में लगातार अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन शोषण एवं यौन संबंधित अपराध, जो आजकल ये दोनों अपराध जो हो रहे हैं आदि के बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है ना, ताकि उन्हें रोकने एवं प्रजनात्मक रूप से उत्तरदायी स्वस्थ समाज का क्या हो सके, विकास हो सके। तो जनसंख्या वृद्धि भी रोकने के लिए कार्यनीतियाँ अपनाई जाती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि यौन दुर्व्यसन एवं यौन संबंधित अपराध समाज के प्रजनात्मक रूप से अस्वस्थ सदस्यों के कारण होते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं, जैसे समाज में ही कई लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ को क्या करते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य की सही जानकारी समाज में प्रसारित किया जाना क्या है, अति आवश्यक होता है। फिर है मजबूत संरचनात्मक
ढांचा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि समाज के जो लोग हैं, है ना, उनको जो प्रजनन संबंधी जितने भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि क्या होता है कि सगर्भता, प्रसव, है ना, यौन संचारित रोग, जितने भी यौन संबंधी जो रोग होते हैं जो फैलने वाले होते हैं, जैसे कि एड्स वगैरह हो गया, गर्भपात, गर्भ निरोधक, है ना, ऋतुस्राव संबंधी समस्या, बांझपन, मतलब जिनको अगर बच्चे नहीं होते हैं उनके बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब आसपास जितने भी जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, है ना, और जो भी मितानिन वगैरह होते हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं, एक मजबूत ढांचा होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमको इस सब चीज़ों के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो उनके लिए भी क्या है, कार्यनीतियाँ अपनाई गई हैं। उसके बाद है कि लिंग निर्धारण। अभी तो ये सब चीज़ बंद हो गया है, लेकिन पहले क्या था कि जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, है ना, उसका टेस्ट किया जाता था कि यदि वो अगर लड़की होती तो उसको क्या कर दिया जाता था, गर्भपात करा दिया जाता था, है ना। तो ये सभी क्या था, गैर कानूनी था। तो एमनियोसेंटेसिस एक क्या है, विधि है जिसके थ्रू क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम का पता लगाकर लिंग निर्धारण किया जाता था कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल है। तो उसमें क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है ना। जिससे रोक लगाया है तो जो हत्याएं होती हैं, है ना, मादा भ्रूण की, वो सब क्या हो गए, बंद हो गए। विवाह योग्य उम्र, इसमें क्या किया गया कि विवाह योग्य उम्र, है ना, लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इससे यदि कम उम्र में विवाह हो रहा है तो वो क्या है, गैरकानूनी माना जाता है। फिर है अनुसंधान में क्या होता है, गर्भ निरोधक की उन्नत प्रणाली में सतत अनुसंधान जारी है। इसमें क्या होता है कि जो भी टैबलेट वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज कहाँ हुई थी, लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ने की थी, है ना। तो यही सब जो टैबलेट वगैरह बनाए जाते हैं तो उन्हीं के लिए अनुसंधान सरकार ने क्या किया है, शुरू किया गया है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य में क्या हो रही है, लोगों को उसके प्रति जागरूकता आ रही है।